आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में आज का लेक्चर हमारा साइंस से रिलेटेड है। इसमें हम फिज़िक्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, फिज़िक्स के MCQ और जो आपके सिलेबस में है। अगर आप अपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस में न्यूटन्स के लॉ, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक हैं जैसे करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, आज हम फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट करवाएंगे विद MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट से हीट निकलती है उस पर जो नहीं डिपेंड होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी होंगी। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो करंट के इफ़ेक्ट से, करंट से नहीं चलती, बिजली से नहीं चलती। उसमें मोशन होता है, जब मतलब मूवमेंट होती है किसी चीज़ की तो वाइब्रेशन निकलती है। ठीक है, वाइब्रेशन निकलती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे चलती है माइक्रोवेव्स। ठीक है, करंट से नहीं चलती है। ये कैसे चलती है? जैसे कोई चीज़ घूम रही है, मूवमेंट हो रही है उसकी। ठीक है, फिर वाइब्रेशन निकलेगी, वाइब्रेशन, फिर उससे क्या, हीट निकलेगी। ठीक, तो ये उससे चलती है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या पूछा था यहाँ पे? करंट। क्या पूछा था? करंट। करंट आप सभी को पता होगा कि हाँ, एक करंट लग गया, बिजली पड़ गई। क्या चीज़ है ये? इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपके टॉपिक में भी है। जो करंट होता है, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर करे उसको हम मैटर बोलते हैं। और वो किससे बना है? एटम से बना है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग सेल से बना है, ऐसे मैटर एटम से बना है। एटम्स में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। और जब हमारी बिजली चलती है, करंट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या चलते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब कोई भी चीज़ को चलाने के लिए पीछे से क्या, धक्का देना पड़ता है। ठीक है, धक्का देना पड़ता है। जैसे कोई एनिमल्स ही होंगे, गाय ही होगी, उसको चलाने के लिए बेचारी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन पीछे से धक्का मारे कोई तो वो ज़्यादा फास्ट चलती है। तो इसमें जो धक्का मारता है वो कौन होता है? वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इसको धक्का मारता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, फटाफट चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, कौन धक्का मार रहा है इसको पीछे से? जैसे आप भी अगर ढीले चल रहे हो, ये आप ढीले चल रहे हो, पीछे से आपकी मम्मी, मदर या फादर डंडा लेके आए, है ना, डंडा, तो आप देखना कितनी फास्ट भागोगे। क्या मतलब है कि वोल्टेज इसको धक्का देता है। ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट होगा। ठीक, और इसको रोकता कौन है? आगे से बोलता नहीं, ज़्यादा मत जा, गिर जाएगा अब तो। ठीक है, कुछ बोलेगा ज़्यादा मत जा, गिर जाएगा, तो कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। धक्का कौन दे रहा है? वोल्ट दे रही है। और रोकता कौन है? रेजिस्टेंस रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस रोकता है इसको। अब देखा जाए करंट को हम किस में मेजर करते हैं? इसका यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर में हम इसको मेजर करते हैं। और ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ फेसेस होती हैं। फेस होता है, न्यूट्रल्स होते हैं, अर्थिंग होती है ना। फेस होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होती है। अब ये फेस बोलते हैं ना, फेस, ये वाला फेस लगाओ, न्यूट्रल लगाओ और अर्थिंग लगाओ। फेस क्या होता है? फेस होता है कि जो लाइव वायर किससे बनी होती है? लाइव वायर, मतलब जिसमें बिजली चल रही होती, करंट चल रहा होता है, ये रेड वायर। ठीक है, रेड वायर होता है ये। और न्यूट्रल में ब्लैक वायर यूज़ होती है, अर्थिंग में ग्रीन वायर यूज़ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन की अर्थिंग में कौन सी वायर, कौन से कलर की वायर यूज़ करते हैं? ग्रीन कलर की।
ठीक है, आपने देखे होंगे जैसे आपके घरों के बाहर ही खंबे लगे हैं, तो एक फेस वायर होती है रेड कलर की वायर, ठीक है, रेड कलर की वायर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ्रिज का देखते हैं, ठीक है, ये हमने फ्रिज लगाया है तो एक वायर हमने इसके साथ टच की है, ये करंट दे रहा है इसको, लेकिन जो वापस लेके आ रहा होता है, सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी होता है, चोर अगर चोरी करेगा तो सबसे पहले वो क्या करता है कि मैं निकलूँगा कैसे, उसका सोच के आता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर फेस वायर हमने लगाई है तो वो सोचता है कि मैं निकलूँगा कैसे, ठीक है, न्यूट्रल वायर से निकलता है वो बाहर, ठीक है, जिसको हम ब्लैक या ब्लू कलर में होती है और जो लाइव होती है वो। अगर ये नहीं होगी तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक, करंट चलेगी पर हमें करंट लगती नहीं है, ठीक है, करंट लगती नहीं है। तो जो फेस वायर होती है वो रेड कलर की होती है और जो न्यूट्रल वायर होती है वो ब्लैक कलर की होती है। और सम कंडीशन, कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये पोल में जो न्यूट्रल वायर होती है वो लीकेज हो गई होती है उसकी, ठीक है, लीकेज हो गई होती है, तो आप लोग जैसे पोल को हाथ लगाओगे तो करंट पड़ता है ना, करंट पड़ता है, हम बिजली वाले को बुलाते हैं, बिजली वाले बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं टच करना, आपको भी करंट पड़ेगा, ठीक है, आपको भी करंट पड़ेगा। तो वो इस लीकेज को किससे कनेक्ट करता है, एक वायर को लगा देता है अर्थ में, ठीक है, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में, अर्थ उस करंट को न्यूट्रल कर देता है, मतलब वापस लेके आ जाता है तो न्यूट्रल कर देता है, वो ग्रीन कलर की, ठीक है। लीकेज वायर, ठीक है, जैसे लीकेज होगी तो उस टाइम हम अर्थिंग, मतलब कोई अर्थिंग करते हैं ना लोग की, जैसे उन्होंने खंबे लगाए हुए हैं, घर के बाहर खंबे लगाए हुए हैं, तो अगर ये वायर न्यूट्रल वायर जैसे करंट को उसने दिया तो अगर वापस नहीं लेके आएगा करंट तो क्या होगा, इस पोल में करंट पड़ेगा, है ना, करंट पड़ेगा। तो वो अर्थिंग के लिए क्या लगा देते हैं, अर्थिंग मतलब ज़मीन के नीचे एक वायर कनेक्ट कर देते हैं ग्रीन कलर की, कि अगर यहाँ पे सपोज अगर न्यूट्रल वायर में लीकेज हो तो किसी को खतरा ना हो और ये जो करंट होगा ये अर्थिंग के ज़रिए नीचे चला जाए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा अर्थिंग में हम कौन सी वायर यूज़ करते हैं, ग्रीन वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ है। फेस वायर जो लाइव वायर होती है उसमें रेड कलर होता है और जो न्यूट्रल होती है उसमें ब्लैक कलर होता है और अर्थिंग में ग्रीन कलर होता है। अब कुछ वायर है जैसे टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन आपने देखा होगा कि ये बल्ब में मतलब ये चमकता है। अब वोल्टेज ने क्या किया, धक्का दिया करंट को और टंगस्टन वायर को, मतलब टंगस्टन का जो मटेरियल होता है वो चमकने स्टार्ट कर देता है, तभी हम टंगस्टन को बल्ब में लगा देते हैं। निक्रोम को किस में, हीटर में, प्रेस में, उसमें यूज़ करते हैं। और कॉपर वायर को हम फैन वगैरह में, ठीक है। ये था थोड़ा करंट का कंसेप्ट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, ठीक है, एम्पेयर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट और डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, इन्होंने बोला ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल या डायनमो, ठीक। तो ये कौन होता है, ये रेक्टिफायर होता है, ठीक है। रेक्टिफायर अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज डिवाइस कन्वर्ट टू डायरेक्शनल करंट वाली वायर अल्टरनेटिव होती है और वन डायरेक्शनल वाली वायर कौन सी होती है, डायरेक्ट। तो ये किसमें अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके घरों में, सभी के घरों में ट्रांसफार्मर होता है ना। तो वो क्या करेगा, जो बाहर से करंट आती है उसको हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, उसको उसकी वोल्टेज को चेंज करता रहता है, ठीक है। मतलब कि वो बोलता है कि करंट को, हाँ, अगर जब कम धक्का देना है कि हाँ ज़्यादा धक्का दे गया तो ये नदी के नीचे गिर जाएगा, खाई में गिर जाएगा, तो उसी हिसाब से उसी को कंट्रोल करता रहता है पीछे से वोल्टेज को कि हाँ ज़्यादा नहीं देना, इतना दे, नॉर्मल दे, ठीक है। जो चेंज करता है वोल्टेज को अल्टरनेटिव करंट में, ठीक है, मतलब मीडियम रखता है, कौन रखता है, ट्रांसफार्मर। पूछ सकते हैं कि वोल्टेज को चेंज करने वाली डिवाइस कौन सी है, ट्रांसफार्मर, ये तो बेसिक है। अब डायनमो क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल आपने अभी हम आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब करंट वाली एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको डायनमो बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायनमो तो बहुत बार पूछा हुआ है, डायनमो, रेक्टिफायर, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी पूछ सकते हैं वो,
और डायनमो किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी आपके सिलेबस में एनर्जी भी है, हम उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आपको मैकेनिकल एनर्जी पता चल जाएगी। अब हम पढ़ ही लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, एनर्जी, अगर एनर्जी की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है आप में। ठीक है, कितनी क्षमता है आप में काम करने की। फॉर एग्जांपल जैसे कुल्ली होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सामान को लेके जाता है। ठीक है, सामान को लेके इधर से उधर, उसने 2-3-4 दिन का खाना ही नहीं खाया तो वो क्या है, ऐसे मरा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब गिर ही जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या होती है कि कितनी कैपेसिटी है आपको काम करने की। इसको हम नोट करते हैं जूल में। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं किसमें, जूल में। जूल में इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पहली कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। ये डिपेंड करती है पोजीशन। ठीक है, ये डिपेंड करती है पोजीशन पे। ठीक है, जैसे सपोज ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है। ठीक है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये नीचे ग्राउंड है। ठीक है, नीचे ग्राउंड है। एक बंदा यहाँ फर्स्ट बिल्डिंग में और एक थर्ड बिल्डिंग में। अब खुद सोचो, आप ही खड़े हो, आप अगर फर्स्ट बिल्डिंग से ग्राउंड में छलांग लगाओगे तो आपको ज़्यादा लगेगी या कम। अगर आप थर्ड बिल्डिंग से ग्राउंड में छलांग लगाओगे आपको ज़्यादा लगेगी या कम। ठीक है, ऑब्वियसली अगर थर्ड बिल्डिंग से लगाओगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी आपकी। ठीक है, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। जितनी हाइट से अगर आप नीचे कूदोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब ये नहीं देखता है कि ये एनर्जी, ये नहीं देखती है कि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, मतलब पोजीशन से, हाइट से देखते हैं हम। ठीक है, हाइट से देखते हैं। अब सपोज फ़ैन ही आपके ऊपर चल रहा है। ठीक है, जैसे आपके ऊपर फ़ैन चल रहा है तो आपके सिर में अगर बजे, ऐसे ज़ोर से ऊपर से गिरे तो क्या होगा, वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जितनी भी बॉडी मोशंस में होती है, तो उसमें यही होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ mv² ही होता है उसमें। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी होती है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब जैसे फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसमें भी काइनेटिक, जब हम उसको हाइट से देखेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब क्या है, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी है इसमें। ठीक है, दोनों एनर्जी है। अब फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, एरोप्लेन आसमान में हाइट भी देख रहे हैं हम इसमें, और ऊपर मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या है, दोनों एनर्जी है इसमें। ठीक है, दोनों एनर्जी है इसमें। अब हम और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल फ़ैन, जैसे फ़ैन है, फ़ैन हाइट पे भी होता है। ठीक है, फ़ैन हाइट पे भी होता है और मूवमेंट भी करता है, मोशन में भी होता है, तो दोनों को मिला के इसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैकेनिकल एनर्जी पूछें तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोनों ही कौन सी होती है, मिला के मैकेनिकल। जब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, डायनामो का। अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो पोजीशन देखते हैं, जैसे बिल्डिंग से हमने 3रे या 4थे से छलांग लगाई तो हमारी सत्यानाश हो गया, ज़्यादा फोर्स लगी, ज़्यादा एनर्जी लगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे हम छत के ऊपर ही खड़े होकर घूम रहे, गोल गोल घूम रहे हैं, मोशन में घूम रहे हैं। ठीक है, वो होगी। इसमें हम मोशन देखते हैं, इसमें हम पोजीशन देखते हैं। इसका फार्मूला है mgh। ठीक है, मास अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी और हाइट। इसमें हाफ mv², मास वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जो नहीं कंडक्ट करता, कंडक्टर क्या होते हैं, जो करंट पास करते हैं। इंसुलेटर होते हैं जो करंट पास नहीं करते हैं। विनीगर तो करता है, लेमन जूस भी करता है, सॉल्ट वाटर भी करता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन क्या आएगा, डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर, नॉट ए कंडक्टर।
जो विनीगर होता है वो एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें आयंस ब्रेक डाउन होते हैं। और लेमन जूस को तो आपको पता है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वही। और जो सॉल्ट वाटर होता है वो भी, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है फ्री ऑफ सॉल्ट और पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ सॉल्ट, कोई आयंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते नहीं है, होंगे भी तो ज़रा से थोड़े से, तो अभी हम इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन है कि फील्ड ऑफ साइंस डू किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल किससे बिलोंग करता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक केमिस्ट्री में आता है, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से किरचॉफ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे बैटरी, ठीक है, और वायर, करंट, ठीक है, ये जब पूरा बंद हो, ठीक, क्लोज्ड हो, तो उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो करता है। और उसका रास्ता क्या है करंट फ्लो करने का? फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या बनाया, सर्किट बनाया, ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये वायर है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, इसको हमने ऑन किया, मतलब बंद किया पूरा, तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ये क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है ये, ठीक है। तो ये जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसी पे रूल किसने दिए थे? किरचॉफ लॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस। सुपर कंडक्टर क्या होता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए करंट, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए करंट, यही होगा, है ना। सुपर कंडक्टर जिसको हम बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा करंट पास कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा करंट में? हमने क्या पढ़ा कि उसको धक्का कौन देता है कि हाँ ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्लो कर, जल्दी जल्दी फ्लो कर, ज़्यादा ज़्यादा फ्लो कर, वोल्टेज। लेकिन आगे से रोकता कौन है उसको? रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम सुपर कंडक्टर बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है मरकरी। आपने सुना होगा कि जो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर में किसकी एग्जांपल आती है? मरकरी। मरकरी बिलो 4.2 केल्विन, ठीक है। और ऐसे पूछे कि ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो वो मरकरी आता है, इसका फार्मूला है Hg। और उसके बाद जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें भी मरकरी को ही यूज़ किया जाता है। अब जैसे कंडक्टर में करंट पास होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, ऐसे हमारी वुड होगी, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक हमने सर्किट बनाया, सर्किट हमने पता है क्या होता है? बैटरी, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे की। एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, ठीक है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि जैसे आपने अब पानी ही लेना है, ठीक है, पानी ही लाना है, ठीक है, आपने बाल्टी को उठा के लाना नीचे तक, आपने इस पॉइंट से लेके इस रूम तक, ठीक है, जैसे आपने टैंकी से लेके रूम तक कितना काम किया, ठीक, कितना एक एंड से दूसरे एंड तक कितना काम किया, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। पर ये हम चार्ज की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल को हम नोट करते हैं बोल्ट से, वही कि जैसे बोल्ट क्या होती है? धक्का देती है इसको इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये आगे फ्लो करता है। तो इसने एक एंड से दूसरे एंड तक कितना काम किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को हम नोट करते हैं बोल्ट से, ठीक है, बोल्ट से, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में हेल्प करता है, धक्का देता है उसको, ठीक। और करंट का फार्मूला होता है इजिकल टू Q/T, चार्ज उपान टाइम, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। फिर आता है इसमें पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी होती है कैपेसिटी, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम हमने कितने टाइम में किया, कितना काम हमने कितने टाइम में किया। क्या फार्मूला है इसका? वर्क डन उपान टाइम, ठीक है, कितना काम हमने। जैसे एक बंदा हेल्दी पर्सन है और एक कौन है? एक बीमार है, ठीक है, एक बीमार पर्सन है, ठीक है, एक हेल्दी है और एक बीमार है। आपने दोनों को काम दे दिया, आपने बोला कि आपने 2 घंटे में इतना काम करना है, ठीक है, ये पूरी नोटबुक कवर करनी है। तो आपको पता है जो हेल्दी पर्सन है वो जल्दी कर लेगा और जो बीमार है वो कम करेगा। मतलब आपने इसमें काम भी नोट किया, ये नोटबुक भी नोट की और कितने टाइम में किया ये भी नोट की, ठीक है।
तो उस टाइम जो वर्क डन टाइम के साथ हम नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर, रेट ऑफ ए डूइंग वर्क। ठीक, कितनी पावर है, जैसे हेल्दी पर्सन की पावर ज़्यादा होती है और बीमार पर्सन की पावर कम होती है। इसको हम नोट करते हैं किस में, वॉट में। इसका यूनिट होता है वॉट में। ठीक है, वॉट क्या होता है, जैसे वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट होता है जॉल और टाइम का होता है सेकेंड। जॉल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होती है। और जो एनर्जी, ठीक है, मशीनें होती हैं, ठीक है, मशीनों की पावर को हम हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या यूनिट होती है इसकी, क्या वैल्यू होती है, 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट। और रेजिस्टेंस आपको पता है जो करंट को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है करंट को, इसको हम नोट करते हैं ओम से। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं ओम से, नोट नहीं मेजर करते, यूनिट है इसका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन वायर ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप सभी को पता होगी कौन सी वायर यूज़ करते हैं, कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। जो सिल्वर होता है वो एक बेस्ट कंडक्टर होता है लेकिन बड़ा कॉस्टली होता है, तभी हम इसकी जगह कॉपर को यूज़ करते हैं। निक्रोम हमने जो हीटर्स होते हैं, प्रेसेस होती हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें। और कॉपर जैसे फ़ैन वगैरह हो गए, इसमें हम यूज़ करते हैं। टंगस्टन को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये पूछ सकते हैं कि टंगस्टन को हम बल्ब में क्यों यूज़ करते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसकी लाइफ को कौन बढ़ाता है, कौन सा ऑर्गन बढ़ाता है, कौन सा एलिमेंट बढ़ाता है, वो ऑर्गन होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो इंक्रीज़ करता है लाइट ऑफ बल्ब लाइफ, ठीक है, वो आर्गन होता है, क्योंकि ये कोरिजन से बचाता है उसको। ठीक है, जैसे कोई कोरिजन ना लग जाए मेटल्स में, मेटल पे कोरिजन लगते हैं ना, वो ना लग जाए, तो ये कौन बचाता है उसको, आर्गन। टंगस्टन का सिंबल W है, एटॉमिक नंबर 74 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है LED। LED फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग, इमिट करना, डायोड। ठीक है, ये डायोड। ठीक, ये एक सेमी कंडक्टर होती है LED और बहुत कम बिजली को यूज़ करती है, इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट। और कौन कौन सी लाइट को इमिट करती है, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइट। ठीक है, अब पूछा हुआ है कि कौन सा कंडक्टर है, शुगर सोल्यूशन, प्लास्टिक तो नहीं है, सॉल्ट। आपको पता है जो सॉल्ट होता है वो क्या है, कंडक्टर है, उसमें करंट पास कर। कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl। ठीक है, NaCl कंडक्टर वो होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं। ठीक है, फ्री मूव करते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट सोल्यूशन है जैसे सोडियम क्लोराइड आयन से, इसमें फ्री मूव कर रहे हैं। और जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर। जो शुगर सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके जो शुगर मालिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो न्यूट्रल्स होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब चार्ज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, दिस इज ए नॉट कंडक्टर। ठीक है, नॉट कंडक्टर। फ्यूज़ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। फ्यूज़ क्या होता है, जो करंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट एक सेफ्टी डिवाइस होती है। ये टिन और लेड से बना होता है। ठीक है, फ्यूज़ वायर किससे बना होता है, टिन और लेड से बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जैसे उनका बहुत मोरल डाउन हो गया क्योंकि उन बच्चों ने 2 साल से इतनी मेहनत की थी और अकाउंट असिस्टेंट SI के एग्ज़ाम में आए थे। वो सोच रहे हैं क्या पता नेक्स्ट टाइम आप कोई करप्शन क्या फिर से नहीं होगी। अब मेरा स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है, मतलब सलाह है एक, समझो तो, कि आप डटे रहो, लगे रहो। हर बार नहीं एक जैसी कंडीशन होती। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि कुछ पर्सन अरेस्ट भी हुए हैं, है ना, कुछ पर्सन इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को लगे रहो, कभी भी कैलेंडर निकल सकता है। ठीक है, लगे रहो और एग्ज़ाम को फिर से क्वालिफाई करो, पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन का। मोशन क्या है, मोशन होती है कोई भी मूवमेंट। ठीक है, कोई भी मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट। अब बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है। ऑप्शन है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मूवमेंट। तो इसका है वेलोसिटी।
ठीक है, वेलोसिटी। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। जैसे हम गए स्कूल से कॉलेज, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, उसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में भी मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में भी मेज़र करते हैं, मिनट में भी मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। तो इसकी यूनिट क्या बनती है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ठीक। अगर वेलोसिटी देखी जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब है इसका कि अगर हम घर से कॉलेज गए हैं, कितना हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितना टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितनी कौन सी डायरेक्शन में गए हैं साथ में हम, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में गए हैं, नॉर्थ में गए हैं, साउथ में गए हैं, ईस्ट में। जैसे जीवल में कॉलेज है आपका, गांधीनगर में कॉलेज है, तो आपने डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है, डायरेक्शन भी देखनी है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने यहाँ से जाना है मार्केट, एक पूरा लॉन्ग कट है और एक होता है पूरा शॉर्टकट। जो शॉर्टकट होता है वो डिस्प्लेसमेंट और जो लॉन्ग कट होता है वो डिस्टेंस। और स्पीड में हम एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से गए जीवल तो हम देखेंगे कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए, ईस्ट में गए, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना टाइम में कवर किया हमने। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिसमें हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन देखते हैं वो होती है वेलोसिटी, ठीक है, वो होती है वेलोसिटी। यूनिट सेम ही है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, अचानक से बस स्टार्ट हुई, द पैसेंजर आर पुश बैक, तो पीछे धक्का लगा, इज एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल है ये, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन के सेकंड लॉ की, न्यूटन के थर्ड लॉ की, या फिर नन। न्यूटन आपने सुना होगा, बड़े बड़े महान हस्ती थे वो, कुछ भी देखते थे तो उसको एक्सपेरिमेंट, जैसे पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल नीचे गिरा, उन्होंने उसकी भी थ्योरी दे दी। तो इसके 3 लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोशन पे 3 लॉ है इसके। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर आप कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो हिलती नहीं है, ठीक है। सपोज़ कि आप ही जैसे सुबह सुबह सोए होते हो, स्कूल जाना होता है, आप उठते हो, जब तक आपको धक्के मुक्के नहीं चले, तो कोई बच्चे तो अच्छे होते हैं उठ भी जाते हैं, ठीक है। जब कोई बॉल होती है, गेम्स ही खेलनी है आपने, तो उस बॉल को जब तक हिट नहीं करोगे तो वो हिलेगी नहीं, हिलेगी। तो न्यूटन ने ये बोला हुआ है कि वो बॉडी, तब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तब तक वो चलेगी नहीं, तब तक वो मोशन में नहीं आएगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, साथ में लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, वो बॉडी क्या चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं, है ना। जैसे हमने सुबह स्कूल जाना होता है तो हमें उठाएंगे घर वाले, हम सोचते नहीं मैं रेस्ट में रहूं, मैंने नहीं उठना, मैं रेस्ट में ही रहूं। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है कि वो चाहती है मैं रेस्ट में ही रहूं, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और जब हमारे पेरेंट्स ऊपर से चिल्लाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो हम उठ जाते हैं। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक। और इसमें क्या बोला है, जैसे आप बस में बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो, टूरिस्ट कोई घूमने शूमने जा रहे हो, चक्कर लगाने, आप बस में बैठे हो, तो अचानक से बस क्या हो स्टार्ट होगी, तो आप ऐसे पीछे धक्का लगा आपको, है ना। आपकी बॉडी लेग तो रेस्ट में ही है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो थोड़ा पीछे हुआ होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी। तो ये किसका कंसेप्ट है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। मतलब
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये बॉटल ली, मैं इसको फेंके जा रही हूँ, फेंके जा रही हूँ, फेंके जा रही हूँ, मतलब ये इतना दूर जाएगा जितना मैं उसमें फोर्स लगाऊंगी, है ना। ये इतना दूर जाते जाएगा जितना मैं उसको फोर्स लगाऊंगी। जैसे गोल 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 वो पत्थर नहीं घुमाते हैं, वो इतना दूर जाएगा जितनी मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी, है ना, जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी। तभी बोलते हैं मास इन फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। हाँ, अगर बड़ा सा पत्थर उठाया होगा तो फिर थोड़ा ना रखती इतनी, छोटा सा होगा, पहले मैं थोड़ा सा लगाऊँ, थोड़ी फोर्स लगाऊंगी तो पास गिरेगा, थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगी तो इधर गिरेगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी थोड़ा इधर गिरेगा, फिर और ज़्यादा लगाऊंगी तो इतना। मतलब फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी मैं आपको समझाती हूँ, पहले लॉ समझा लेती हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे गांधी जी ने बोला था कि गांधी जी ने बोला था, अभी 2 अक्टूबर को, वो बड़े महान हस्ती हैं, उनकी बात को काटना नहीं चाहिए, लेकिन गांधी जी ने बोला था कोई अगर एक थप्पड़ पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर कोई एक पे मारे तो आप भी उसको 2 मारो, ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ था ये। और जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था ना, उसमें बोला था फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने बोला मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन b माइनस B2 अपॉन t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम के बराबर होता है डायरेक्टली। ऐसे पूछ सकते हैं किसके बराबर है फोर्स, फोर्स किसके बराबर है, मोमेंटम के। मोमेंटम किसके, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है, जैसे हमने एक बाल्टी उठा के दूसरे रूम में लेके जाना है, तो उस पर हम उसके मास के अकॉर्डिंग ही तो फोर्स लगाएंगे, है ना, मास के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगाएंगे। और कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है वो भी हम उसी के, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ही देख के हम उसकी फोर्स लगाएंगे। न्यूटन ने ये बोला था। अब हमने ड्रम लेके जाना हो, एक मेरे को बोल दे कोई ड्रम उठा के लेके जा तो इस रूम में, तो मेरी फोर्स तो बहुत कम लगेगी मास के अकॉर्डिंग, है ना। इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है इसका। आपका कंसेप्ट है एक मास इंटू वेट, सिलेबस में मास इंटू वेट। मास होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 kg राइस लिए, 1 kg राइस लिए, इसमें कितने अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, वो होता है मास। अब आप इसको, इस 1 kg राइस को आप दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ, रियासी ले जाओ, कटरा ले जाओ, उधमपुर ले जाओ, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें मैटर का अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर करे, उसका अमाउंट देख रहे हैं। लेकिन जो वेट होती है वो फोर्स के हिसाब से लगती है, ठीक है। वेट जो होता है वो फोर्स के हिसाब से, कि इस मास को, जैसे मेरा 60 kg वेट है या 50 kg वेट है, तो मेरे को कितनी नीचे से अर्थ कितना खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, फोर्स कितना खींच रही है, तो ये चेंज होगा। जैसी ग्रेविटी होगी, जैसे जम्मू में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, तो ये चेंज होता रहेगा। और सेंटर में ग्रेविटी, सेंटर में वेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास जो होता है फिक्स्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो कभी चेंज नहीं होता। और वेट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर जगह की फोर्स अलग होती है, ग्रेविटी अलग होती है, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। वेट को हम किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में, क्योंकि ये फोर्स का कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इनर्शिया किसका है, ये तो क्रिकेट बॉल का, एटम का, मालिक्यूल का, क्रिकेट बॉल का। क्यों, मतलब जितनी हैवी बॉडी होगी उतना ज़्यादा ही हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हाथी रेस्ट में और एक चींटी रेस्ट में, चींटी को तो ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाओ तो हिल जाएगी, हाथी को तो कितना ज़्यादा फोर्स, है ना, कितनी ज़्यादा इनर्शिया लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हैवी बॉडी तो ज़्यादा। अब बोला है कि एक कार एक्सीलेट 80 km/h to 360 km/h इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन इन ए मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन का फार्मूला आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इधर 36 है और इनिशियल कितनी है, 10 है, और टाइम कितना हमारा 5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेक्टर वो होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। स्केलर में क्या आता है, जैसे मास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। उसमें मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड मूवमेंट। अब क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। अब डिटेक्ट बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, जो एमीटर होता है वो लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। और जो एमीटर होता है वो सीरीज में कंडक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल। अब हम कुछ यूनिट्स हैं इसके वो देख लेते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने यूनिट्स हैं, 7 SI यूनिट है, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है। कौन कौन सा है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। मास का आपको पता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का अभी बताया एम्पेयर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का कैडला, ठीक है, कैडला। ये 7 सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट है। तो पूछ सकते हैं सिस्टमेटिक SI यूनिट कौन से हैं, तो ये 7 हैं, ठीक है, ये 7 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल है, ठीक। करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, इसका कैडिला है, ठीक है। तो ये याद कर लेना अच्छे से, इसको बोलना नहीं, इसको आप कोई भी तिकड़म, जैसे ML, मेल टी, ठीक है, टी को मेल्ट करके दो, टी को पिघला के दो, M से मास, लेंथ, टाइम, 2, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, ठीक है। कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्या क्या मेजर करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर हमने बोला स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, और वोल्ट एमीटर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को। पाइकोमीटर होता है एक, पाइकोमीटर वो डेंसिटी को मेजर करता है, डेंसिटी को, ठीक है, डेंसिटी को मेजर करता है पाइकोमीटर डेंसिटी को। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब एनीमोमीटर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को, ठीक है, विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन को, कि विंड कहाँ जा रही है, एनीमोमीटर से हम देखते हैं। हाइग्रोमीटर आप सभी को पता होगा, वाटर वेपर को, ठीक है, वाटर वेपर को। ये हमारा फिज़िक्स पोर्शन था जो हमने इस पार्ट में कवर करवाया है। कुछ जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होती हैं, जैसे रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव की सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है, और गामा वेव की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की और सबसे कम रेडियो वेव की। कौन कौन सी आती है वेव इसमें, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, UV और एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। ये हमने फिज़िक्स का जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक थे वो हमने इसमें कवर करवाए विद MCQ, ठीक है। थैंक यू गाइस।